सुगमता केवल रैंप, रेलिंग और लिफ्ट तक सीमित नहीं, बल्कि ये दिव्यांगजनों के लिए हर स्थान को समान रूप से सुलभ बनाने का संकल्प है। एक समावेशी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहां हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी शारीरिक क्षमता का हो, गरिमा और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन व्यतीत कर सके। केवल बुनियादी सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दफ्तर, सिनेमा हॉल, होटल और सार्वजनिक स्थलों पर दिव्यांगजनों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझकर बदलाव लाना अनिवार्य है, क्योंकि सुगमता एक संवैधानिक अधिकार है और इसे व्यवहारिक रूप देना ही वास्तविक समावेशी विकास की दिशा में हमारा अगला कदम होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संवाद एक्सक्लूसिव और हमारे साथ स्टूडियो में 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले सुनील मंगल जी, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। सुनील जी वैसे तो इंश्योरेंस का काम करते हैं और एक लंबा उनको अनुभव रहा है, 30-35 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी को लेकर जो इनका अभियान रहा है, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष शुक्ला जी। पीयूष शुक्ला जी डेप्टी सेक्रेटरी हैं IARI पूसा इंस्टीट्यूट में, साथ ही आप एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं AICTE। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अजय सिंह सांगवान जी। मेडिकल स्टोर और मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर इनका अपना बिजनेस है, लेकिन इससे इतर एक NGO रन करते हैं जो कि खास तौर पे गरीब लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी का शिकार हैं। हम तीनों लोगों से बातचीत करेंगे इनके अपने जीवन के बारे में, इनके अब तक के स्ट्रगल के बारे में और डिसेबिलिटी को लेकर, उनके लिए जो एक्सेसिबिलिटी को लेकर जो सरकार काम कर रही है और आगे क्या कुछ किए जाने की गुंजाइश है। सुनील मंगल जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। 92 में मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ा, उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, मेडिक्लेम इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और आज की डेट पे एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जब मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो गया, पैसा बचत करना शुरू हो गया, तो मैंने दिव्यांग होने के साथ साथ मैंने सोचा कि दिव्यांगों के लिए ही कुछ ना कुछ काम करने हैं। तो मैंने उनके लिए सिर्फ किस तरह से उनकी लिवलीहुड बढ़ाई जाए, उस पे मैंने स्किल डेवलपमेंट में काम शुरू किया और ये काम मैं करता जा रहा था और अभी तक मैं करीब 4000 से ऊपर लोगों को स्किल एजुकेशन के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एजुकेट कर चुका हूँ, उनको ट्रेनिंग दिला चुका हूँ। लेकिन मैं इस चीज को महसूस कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग हो रही है। तो 2008 में मैंने उनके बीच में काफी सारा डिस्कशन जब किया, तो मैंने पाया कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं और बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा कम्युनिटी एक ऐसी है जो कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है। उनके सामने सबसे बड़ा इशू था एक्सेसिबिलिटी का। वो एक्सेसिबिलिटी का इशू इतना बड़ा था कि वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे। घर से निकलते थे तो जिस जगह पे जाना है, अगर वहां पे कोई चीज अगर प्लिंथ लेवल पे नहीं है, ग्राउंड लेवल पे नहीं है, जीने बने हुए हैं तो उनमें रेलिंग्स नहीं है, रैंप नहीं है, लिफ्ट की तो बात ही दूर की थी। तो इस चीज को फोकस करके मैंने एक्सेसिबिलिटी पे काम शुरू किया कि मेरा ये मानना है, अगर हम दिव्यांगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्सेसिबल पाथ बनाना होगा। और उस एक्सेसिबिलिटी के लिए मैं आज तक 2008 से लेकर अभी तक करीब 100 से ऊपर यूनिवर्सिटीज में टॉक दे चुका हूं। अलग अलग रिसर्च पेपर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में सबमिट करे हैं और कुछ स्पेशल पॉइंट्स ही बनाए हैं जो अभी हम आपके सामने रखेंगे भी, मैं लेके भी आया हूं कि साथ ये स्पेशल पॉइंट्स हैं, अगर इन पे भी ध्यान दिया जाए तो हमारे जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है उनके बीच में रिवोल्यूशन आ सकता है। वो घर से निकल के समाज के सामने अपनी बात रख सकते हैं। जी पीयूष जी, मैं चर्चा में आपको शामिल करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप भी अपना एक संक्षिप्त परिचय दें और साथ ही लोकोमोटिव डिसऑर्डर के शिकार होने के बावजूद आप आज एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं। क्या आपको लगता है कि समाज में आगे बढ़ने के लिए जो जरूरतें हैं वो पूरी तरह हैं या उसे और बढ़ाने की जरूरत है, और एक अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी आप किसी भी पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं? जी, पर्याप्त प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जैसे कि मेरा 20 साल का काम का अनुभव रहा है। मैं कानपुर से हूं और मैं अभी दिल्ली में 20 साल से हूं। तो मैं देखता हूं कि अभी एक्सेसिबिलिटी में बहुत चीज़ें अभी लैकिंग हैं। जैसे कि हमारे यहाँ रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये जो लो फ्लोर बसेस का होना चाहिए, और बस स्टॉप जो हैं या रेलवे स्टेशन वगैरह हैं वो एक्सेसिबल होने चाहिए।
और जो प्लेटफॉर्म टू ट्रेन की एंट्री जो है ये प्रॉपर जो है जैसे मेट्रो टाइप से है उस टाइप से होना चाहिए। तो कई चीज़ें ऐसी होनी हैं और साथ में हमारे विचारधारा में मनोविज्ञान में भी परिवर्तन होना चाहिए कि हम लोग विकलांग लोगों को आगे हेल्पिंग हैंड दें ताकि वो आगे बढ़ें। और उनमें बहुत सी छुपी क्षमताएं हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। जैसे कि उदाहरण स्टीफन हॉकिंग का आप देख सकते हैं कि न्यूटन आइंस्टीन के बराबर के साइंटिस्ट हुए हैं। तो हम लोगों ने अपने समाज में ऐसे कई साइंटिस्टों को सप्रेस कर दिया है केवल उनको मौका न देने के कारण। जी, तो ये मौके की दरकार अभी भी आपको लगता है कि है? जो कोशिशें हैं उससे ज्यादा करने की थोड़ी करने की आवश्यकता है। आदरणीय मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, उन्होंने दिव्यांग नाम दिया है, हम लोगों में एक आशा देखी है, एक विश्वास जगाया है। और काश कि हमारे बचपन में ऐसे मुखिया ऐसे नेता होते तो आज हम भी अपने सपनों का मुकाम पा लिए होते। लेकिन फिर भी हमने अपने विल पावर से जितनी कोशिश की यहाँ तक तो पहुंचे। बिल्कुल। अजय सिंह सांगवान जी, मैं चाहूंगी आप बताएं जो एनजीओ आप रन कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरीके से आप लोगों के लिए उसे उनकी सुविधाओं के लिए फैसिलिटेट करते हैं? मेरी कर्म भूमि राजस्थान है, जोधपुर, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। पिछले 31 साल से मैं वहाँ पे अपना मेडिकल स्टोर रन कर रहा हूँ और जिसमें रिटेल होलसेल सब कुछ है। उसके अलावा जब होलसेल होता है तो हमको टूरिंग करनी होती है काफ़ी ज़्यादा मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ आकर के हमें एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स का पता चलता है कि क्या हम फेस कर रहे हैं, क्या हमारे साथ हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन सारी चीज़ों को होते होते हमने अपने लाइफ को तो नियरली पार कर लिया है, चीज़ों को स्टेबल कर लिया है। तो अब हमें ज़रूरत नज़र आती है काफ़ी उन लोगों को जिनको निकाल के बाहर लाना है। उनके अंदर काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटीज़, प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, लेकिन उनको बस ये लगता है, प्लस उनके घर वाले भी डरे रहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा इंजर्ड हो जाएगा, हमारा रिश्तेदार इंजर्ड हो जाएगा, कुछ होगा तो हमें एक एक्स्ट्रा उसके लिए वो चाहिएगी, तो वो बाहर नहीं निकालते हैं। इसमें जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो दूर से दिख जाती है, ब्लाइंडनेस कुछ हद तक दूर से दिख जाती है। एक डिसेबिलिटी है डेफ एंड डम्प, जो बिल्कुल नहीं दिखती, वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल है। उसका पता ही तब चलता है जब कोई और उसको समझ करके उसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करे, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट या सोसाइटी की और उसके बीच का कॉम्बिनेशन उसको हम सेट कर सकें। तो इस तरह की चीजें होती हैं जहां पे हम करते हैं, जिसकी जरूरत है। गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है, काफी कुछ करना बाकी है क्योंकि सफर बहुत लंबा है। वो लोग जो गवर्नमेंट की पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आज गवर्नमेंट की जो भी पेंशन है वो उस पेंशन प्लान उनको मिल जाती है, स्कीम मिल जाती है, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। मैं उनको इस चीज के लिए मोटिवेट करता हूं कि भाई तुम लोग या बच्चे तुम इसके लिए नहीं बने हो, अपने आप को थोड़ा सा और डेवलप करो, कुछ हम मदद करते हैं उनको, हम जो भी वो कर सकते हैं उस चीज की ट्रेनिंग देते हैं, प्लस कुछ फंडिंग भी देते हैं, गवर्नमेंट से दिलाते हैं कुछ, ताकि वो अपना व्यवसाय कर सकें। जो गवर्नमेंट एक पेंशन के तौर पर उनको महीने भर में दे रही है उतना तो तू रोज कमा सकता है, कोशिश तो कर बेटा, आगे तो बढ़। बिल्कुल। तो मैं इस चीज की कोशिश काफी ज्यादा करता हूं। आपके एनजीओ का उद्देश्य भी है। बिल्कुल, डिसेबल्ड लोग कभी भी अपने आप को ऐसा ना समझे, आप कितने एबल्ड हैं आप इसे ध्यान में रखें। और आपने सही कहा पीयूष जी, जो दिव्यांग शब्द दिया है प्रधानमंत्री ने, दिव्य अंगों वाला इंसान, इसका पूरा मतलब ही है, ये अपने आप में कितनी पॉजिटिविटी से भरा है कि आपके अंग दरअसल दिव्य हैं और आप अपनी क्षमताओं को पहचान कर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सुनील मंगल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस एक्सेसिबिलिटी की बात आप कर रहे हैं, जिसको लेकर आपने पॉइंट्स भी बनाए, वो बहुत जरूरी हैं। क्योंकि अगर आप इन दिव्यांग जनों को आगे बढ़ते हुए और उनके मुकाम को हासिल करते हुए देखना चाहते हैं, विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है उसमें आप लोग की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सारे दिव्यांग जन जो हैं, भाई बहन, उनकी भूमिका होनी चाहिए। तो ऐसे में एक्सेसिबिलिटी उनके लिए कितनी बेहतर है? देखिए, बाय एंड लार्ज एक्सेसिबिलिटी का मतलब आज की डेट पे जो हम समझ रहे हैं या जो समाज समझ रहा है, वो तीन चीजों पे आके फोकस होके रुका हुआ है, उससे ऊपर आने की जरूरत है। वो तीन चीजें क्या हैं कि कहीं पे अगर जीने बने हैं तो हम साइड में रेलिंग लगा दें, थोड़ा बहुत जगह है तो रैंप्स बना दें, और अगर थोड़ा और पैसा है, फंड्स हैं और अगर जगह है तो लिफ्ट लगा दें। लेकिन मैं, क्योंकि 2008 से, मैंने पहले भी बताया, 2008 से मैं इसको फोकस लेके काम कर रहा हूं, तो मैंने उनसे भी ऊपर उठ करके बहुत सारी रिसर्च वर्क करी है। उस रिसर्च वर्क में मैंने देखा, चलिए आपने लिफ्ट लगा दी, रेलिंग लगा दी और अगर आपने रैंप भी बना दी, किसी ऑफिस में कोई एक दिव्यांग गया, आज की डेट पे देखिए मॉड्यूलर फर्नीचर का जमाना है। आज जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, अगर आप देखें 90% ऑफिसेज में मोल्डेड चेयर्स आ गई हैं। जो चेयर्स आगे की ओर से झुकी हुई होती हैं
उसमें बैंडेड पाइप लगा होता है। पहले क्या होता था, 4 पाए वाली चेयर्स होती थी, उन चेयर्स पे अगर हम बैठते थे तो आराम से बैठ जाते थे, वो कहीं पे भी इधर उधर हिलती डुलती नहीं थी। अभी वो चेयर्स को जो मोल्डेड हो गई हैं उसमें बैठने के लिए हमें भी सपोर्ट चाहिए और खड़े होने के लिए भी, जब तक कोई आदमी पीछे से पकड़े नहीं तो हम नहीं बैठ सकते। तो दिव्यांग के लिए कितनी बड़ी बैरियर है, इस चीज को मैं आपके चैनल के थ्रू पूरे भारत में और जहां जहां लोग देख रहे हैं उनको बोलूंगा कि आप अपने ऑफिस को मॉड्यूलर बनाइए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 चेयर्स हर ऑफिस में पाए वाली जरूर रखिए। कोई अगर दिव्यांग या ओल्ड एज आ रहा है तो वो उस पर इजीली बैठ सकता है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं, दिव्यांगों को जो भी हम लोग कोई प्रोग्राम्स करते हैं तो आप देखें कि कोई भी उसको अदरवाइज ना ले, मैं आप लोगों के चैनल से ये बोल रहा हूं, हम लोग एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फर्श के ऊपर क्या होता है, कालीन या कोई तरह की दरी बिछा देते हैं। जब कोई भी हैंडीकैप लोगों का हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं और अगर वो स्पेशली हैंडीकैप, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, जो कि बैसाखी लेके चल रहा है, उसकी बैसाखी, उसमें फिसलने का बहुत बड़ा डर रहता है। अगर कोई व्हील चेयर से आ रहा है, व्हील चेयर वाले का जो पहिए हैं व्हील चेयर के, वो उस दरी पे फंसने में अटक जाते हैं, जिससे गिरने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो मैं बोलता हूं जब तक वो हार्ड सरफेस नहीं होगा वो दिव्यांगों के लिए एक सुगम पाथ नहीं बनेगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट रहा। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं, आज की डेट पे हम लोग बड़े बड़े सेमिनार में, बड़े बड़े जगह पे जाते हैं, वॉशरूम्स बने होते हैं, मेल टॉयलेट्स की मैं बात कर रहा हूं, एक साथ आपने देखा होगा 4, 5, 6 यूरिनल आपने बना दिए। जितने भी यूरिनल हैं सबकी जो हाइट है वो एक जैसी है। मैं कहता हूं आप अगर इंक्लूसिव की बात करते हैं तो उनमें से कम 1-2 यूरिनल ऐसे हों जो कि लो हाइट के हों, क्योंकि हमारे जैसे जो दिव्यांग होते हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, उनकी जनरली हाइट ज्यादा नहीं होती है, तो उनके लिए वो आसानी से यूजेबल हो सकते हैं। अभी एक नया बड़ा सा अच्छा फैशन आ गया है बड़ा, कि जहां पे मेल यूरिनल बने होते हैं वहां पे एक आप स्टेप बना देते हैं और उस स्टेप में इतनी कम जगह होती है जिससे कि उस स्टेप के ऊपर चढ़ने के बाद हम वॉशरूम वॉश करते हैं, अपना डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो स्टेप बना देते हैं ये बहुत बड़ा घातक है। आप जब डिस्चार्ज करने के बाद टर्न होके वापस नीचे आते हैं तो स्पेस इतना कम है कि गिरने के चांसेस बहुत रहते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं, लेबल चेंज, कलर चेंज। आप कहीं पे भी आप इस चीज को बहुत ही सिंपल एग्जांपल से देखिए। आपके घर होता है, घर में एक रूम होता है, रूम के बाद अगर कोई एक बरांडा या आंगन होता है, तो रूम और बरांडे का आंगन में अगर सरफेस में डिफरेंस है, लेबल में डिफरेंस है, तो आप वहां पे कलर चेंज जरूर रखिए। अगर कलर चेंज होगा तो वो दूर से देखने में आएगा कि वो जगह, जो जिस जगह पे हम नई जगह पे जा रहे हैं उसका कलर दूसरा है और जहां से मैं जा रहा हूं उसका कलर दूसरा है। इस तरह से आने में भी जाने में तो लेबल चेंज और कलर चेंज अगर होगा तो दूर से दिखाई देगा। अनायासी किसी भी हैंडीकैप को या कोई भी ओल्ड एज पर्सन को किसी भी तरह का कोई जर्क नहीं लगेगा जी। ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएं, आज की डेट पे ब्यूटिफिकेशन का जमाना है, हर जगह पे आदमी बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है कि भाई साफ सुथरा रखो, सब कुछ रखो। आप देखिए जनरली आप फेस करेंगे, आपने जीने बनाए, जीने के बगल में रेलिंग भी लगा दी, रैंप बनाया, रैंप के बगल में रेलिंग भी लगा दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बिल्कुल बगल में आपने गमले रख दिए। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आपके चैनल के मार्फत बोलता हूं, रेलिंग जो लगी है वो किसी के सपोर्ट सिस्टम के लिए बनी है। उन रेलिंग के बगल में किसी भी तरह का ब्यूटिफिकेशन मत करिए, कोई भी गमले वगैरह कोई भी व्यवधान नहीं हो, वो किसी के सपोर्ट के लिए बने हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाए। ये हमारा 5वां पॉइंट हुआ। 6ठा पॉइंट बताएं आपका कि कोई भी सेमिनार में जाएं, कोई भी हम मीटिंग हॉल में जाएं, कोई भी सिनेमा हॉल में जाएं, एंट्री एग्जिट पॉइंट पे एटलीस्ट 2-2 चेयर्स, जिस तरह से बस और ट्रेन में हमने लिखा होता है ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, ये सीट दिव्यांगों के लिए रिजर्व है, इसी तरह से सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम्स और सब जगह पे भी हम अगर ईयर मार्क कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो दिव्यांग व्हील चेयर से आ रहे हैं, आप कम से कम एक चेयर की जगह बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। अगर कोई दिव्यांग ऐसा है, 1 या 2 चेयर्स जो कि व्हील चेयर से आ रहा है, तो उसकी व्हीलचेयर को रखने के लिए भी जगह चाहिए। अगर हम वो साइड के कॉरिडोर में रखेंगे तो गलियारा उससे डिस्टर्ब होगा,
मैं कहता हूं आप एक दो चेयर्स की जगह ही छोड़ दीजिए जिस जगह पे वो दिव्यांग की व्हीलचेयर में बैठे वो सेट हो जाए, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आराम से प्लेस हो जाएगा, वो भी अपने को ऑडियंस का एक पार्ट मानेगा। सबसे लास्ट में, आज की डेट पे सिनेरियो बहुत बदल रहा है। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने एक जगह से दूसरे शहर में, दूसरे देशों में जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज की डेट पे हम लोग होटल्स वगैरह का जनरली बहुत सारा यूज करते हैं। एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होटल्स में हर जगह पे, अभी बहुत बड़े बड़े होटल्स में मैं घूमता फिरता रहता हूं तो मैंने उस चीज को देखा भी है। बहुत बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में कुछ होटल्स में एक्सेसिबल रूम उन्होंने बनाए हैं कि अगर कोई हैंडीकैप वहां पे अगर जा रहा है तो उससे काउंटर पे वो अगर रिसेप्शन पे पूछता है कि भाई एक्सेसिबल रूम है कि नहीं है, तो उसको अगर है तो वहां पे अलॉट कर दिया जाता है। एक्सेसिबल रूम का सबसे बड़ा जो होता है कि एक होटल के रूम में बेड पड़ा होता है, बेड की हाइट कम से कम हाइट की हो, प्लस उस पे जो मैट्रेस हो वो हार्ड सरफेस का हो। देखिए आज की डेट पे क्या होता है, जितना ज्यादा पोले, जितना ज्यादा हम लोफी मैट्रेस पे लेटते हैं वो बैकबोन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हमारे जैसे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए जिनके की मतलब पैर सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी की कमर सपोर्ट नहीं करती है, तो जब रात को सोने में करवट वगैरह लेते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो हम सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की डेट पे इस चीज को मैंडेटरी करा जाए कि कोई भी होटल्स का अगर हम लाइसेंस इशू कर रहे हैं तो वहां पे कम से कम 1 या 2 रूम्स आप एक्सेसिबल रूम बनाइए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने आपके चैनल के थ्रू रख रहा हूं। सुलभता केवल भौतिक बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं, अगर हम मानसिकता और सामाजिक स्वीकृति की भी बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। आपको लगता है कि इस लेवल पर हमारे समाज में जागरूकता है, वो स्वीकृति है, और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या किए जाने की जरूरत है? एक तो मानसिकता बदलने की जरूरत है। कई बच्चे जो होते हैं उसमें उनमें कोई दिव्यांग जैसे टैलेंट है, साइंस मैथ्स का है, कोई इंजीनियर या साइंटिस्ट में अच्छा कार्य कर सकता है, तो उनको वो ना करके किसी व्यवसाय में माँ बाप सोचते हैं कि भाई नौकरी लग जाए, जीवन यापन हो जाए, तो हम उनके क्षमताओं का प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं ही बचपन में साइंस मैथ्स में अच्छा था, मेरा भी मन था कि IIT की तैयारी करूं, लेकिन मेरे समाज में कई लोगों ने हतोत्साहित किया कि नहीं अब तुम्हारे लिए नहीं हो, तो इंजीनियर तो उनके हाथ पैर ठीक हैं, वो सब जो है, तो हम उसमें आगे नहीं बढ़े। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ MCA में, ऑल इंडिया रैंक 6 आई, लेकिन उसके बाद भी मेरा एडमिशन में थोड़ा था कि घर वाले चिंतित थे, वो बहुत प्रेम करते थे कि बाहर कहाँ भेजेंगे, वहाँ तो सीढ़ियाँ हैं, वो मतलब बार बार स्पीड ब्रेकर या रैंप नहीं है, सब कुछ कैसे मैनेज करेगा, तो वो मैंने छोड़ना पड़ा मुझे। फिर तक आप सरकारी नौकरी तैयारी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने फिर तैयारी की, तो मेरा सिलेक्शन हुआ, बैंक PO वगैरह में हुआ, फिर CSIR में मेरा एज असिस्टेंट मेरी एंट्री हुई। तो फिर वो दिल्ली आने में दिक्कत थी कि नहीं कानपुर में ही जॉब होगी तभी करने देंगे, तो फिर कैसे मनाया, फिर मैं कानपुर आया, तो मेरे साथ में फैमिली के पेरेंट्स आए, मेरे पापा मम्मी। आपकी बात से मुझे वो मूवी याद आ गई श्रीकांत बोला की, शायद अगर आपने भी देखी हो, जिसमें एक बच्चा जो कि जन्म से ही उसके नेत्र नहीं होते, उसकी रोशनी नहीं होती है, लेकिन वो IIT में एडमिशन लेने से लेकर IIM में एडमिशन लेने तक वो एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं, और आज की डेट में सब उन्हें जानते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और आपने सही कहा कि समाज को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, आपको तो सपोर्ट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बजाय इसके कि आप हतोत्साहित करें। जब मैं जॉब में आया CSIR में, फिर मैंने फिर UPSC की तैयारी की, उसमें भी था कि UPSC IAS वगैरह तुम्हारे बस का वो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं जहाँ पे था वहाँ से मैंने प्रिपरेशंस की, तो फिर मैं ICAR में क्लास 1 ऑफिसर में सेलेक्ट हुआ। इन बिटवीन मैं 2 साल के लिए AICT में भी रहा, तो वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजों का अप्रूवल और पॉलिसी एंड एकेडमिक प्लानिंग ये सब काम में मैं रहा। तो उसमें समावेशन का मैंने स्पेशल ध्यान रखा कि अप्रूवल जब भी कॉलेजों का हो तो उसमें प्रॉपर जो एक्सेसिबिलिटी का मानक जो है सुनिश्चित कर देना चाहिए कि जो भाई रैंप हो, लिफ्ट हो, ताकि बच्चों को, जैसे मुझे अब मैं छोड़ना पड़ा बचपन में, ऐसा ना करना पड़े, तो इसका पूरा ख्याल रखा। और इस प्रकार से इसके अलावा मैंने अपनी जो है एजुकेशन जब मैं छोड़ चुका था कि मतलब बचपन में इतनी प्रॉपर नहीं हो पाई थी, तो मैंने अपने जॉब में रहते ही MCA किया, अभी मैं MBA कर रहा हूँ। क्या बात है, मतलब जो भी आपके अपने पैशन है या जो आपका आगे बढ़ने का लक्ष्य है,
एक बात सही है कि कोई उम्र उसकी जो होती है वो बाधक नहीं होती है, उसकी कोई सीमा भी नहीं होती। अजय सिंह जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जो सुगम्य भारत अभियान है, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे बहुत सारे प्रयास कर रही है और इसमें ये अभियान भी शामिल है कि कैसे सुगमता लाई जाए पूरे भारत में, और इसे लेकर एक अभियान चल रहा है सुगम्य भारत अभियान। उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? इस अभियान के तहत जो कोशिशें हो रही हैं उसमें और क्या इनकॉर्पोरेट किए जाने की जरूरत है? हिंदुस्तान में काफी कुछ हो रहा है। पर्टिकुलर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान टूरिज्म को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। टूरिज्म इंडस्ट्री राजस्थान में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन वहां पे यहाँ इस चीज की काफी कमी है, एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसेबल्ड पर्संस, क्योंकि वहां जमीन से नीचे उतरती दो चीजें हैं। अरावली हिल्स होने की वजह से या तो पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियां नहीं है तो फिर रेत है। अब रेत में व्हीलचेयर धंसना या क्रैचेस का धंसना ये कॉमन सी बात है। अब उसको कैसे किया जाए, ये एक सरकार के माध्यम पे सरकार के ऊपर छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास इतनी लंबी चौड़ी R&D टीम है, वो उस चीज को डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ी की जहां तक बात आती है उसमें तो फिर काफी आसान है, क्योंकि अगर हम सिर्फ रेलिंग्स बना करके छोड़ें और उनका थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम रह जाए तो काफी कुछ हो सकता है। दूसरी बात मैडम, कुछ शुरुआत तो खुद को करनी ही पड़ती है। जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया, तो मेरी जो लाइफ स्टाइल है प्लस मेरी जर्नी है, मैं बहुत लंबे लंबे सफर करता हूं। मैं मेरी गाड़ी लेकर निकलता हूं, सुबह तो 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके ही रुकता हूं। मैं मेरे जोधपुर से 1000 किलोमीटर जम्मू है, एक स्ट्रेच में जाता हूं। और भी लोग जा सकते हैं, बस लोगों को मोटिवेट करके आगे लाने की जरूरत है। प्लस उनके घर वाले जो आमजन है उनको सपोर्ट सिस्टम के साथ में आने की जरूरत है कि नहीं, इनको करने दिया जाए तो ये कर लेंगे। बिल्कुल, आप चीजों को एक्सेसिबल करो, वो कमा खाएगा अपने आप, आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सही बात है। सुनील मंगल जी, अभी चूंकि हाल ही में आपने शिरकत भी की, आप तीनों लोगों ने शिरकत की पर्पल फेस्ट जो कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया, और मैंने सुना कि पहले ये गोवा में होता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन राष्ट्रपति जी काफी यूनिक स्टेप्स के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने अपने यहाँ भवन में इसे ऑर्गेनाइज किया। उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, मैं थोड़ा सा चाहूंगी आप लोग शेयर करें। देखिए, पर्पल फेस्ट जो राष्ट्रपति भवन में और अमृत उद्यान में अभी 21 तारीख को संपन्न हुआ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गोवा में 4-5 दिन के लिए पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, इंटरनेशनल लेवल का होता है। उसी का एक रेप्लिका राष्ट्रपति भवन में अपनी जो राष्ट्रपति महोदया जी हैं, और मैं तो कहूँगा कि जब से वो आई हैं एक नए तरह का इंक्लूसिव एनवायरनमेंट डेवलप हुआ है पार्लियामेंट में भी, राष्ट्रपति भवन में भी। मैं देख रहा हूं कि 2 साल से दिव्यांगों के लिए भी अमृत उद्यान में एक शो ऑर्गेनाइज होता है जिसका नाम है पर्पल फेस्ट। उसमें अलग अलग तरह के जितने भी भारतवर्ष से लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी विधा में एक्सपर्ट हैं, उनको बुला करके उनकी एबिलिटी को, स्पेशल एबिलिटीज को शोकेस किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट डेवलप करने का एक स्टेप लिया गया है, और इस तरह के आयोजन हमारे हिसाब से ज्यादा होने चाहिए। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति मैडम जी की प्रेरणा लेकर के मैं तो आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी अपने राज्य हैं उनके राजभवन में भी इस तरह का स्टेट वाइज एक एनवायरनमेंट डेवलप होना चाहिए कि राजभवन में भी इस तरह के एक इवेंट्स हर स्टेट के अपने अपने हों। तो जिससे क्या है, जितना ज्यादा इस तरह के इवेंट का एक्सपोजर होगा उतना ही ज्यादा डिसेबल जो हैं वो घर से निकलेंगे, वो भी समाज को पहचानेंगे और एक नई एक लोगों को दिशा मिलेगी काम करने के लिए। मैं तो बताऊं, मैं क्लास 6 या 7 में था, मेरे फादर डिफेंस बैकग्राउंड के थे, मदर हमारी टीचर रही हैं, तो हमारे लोग रात का खाना साथ में खाते थे। मैं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हमारे फादर ने एक दिन खाना खाते खाते बोला कि आप घर से निकलिए, समाज को पहचानिए और समाज भी आपको पहचानेगा। तो हम लोग क्लास 6 में क्या सबकी IQ रहती है हम लोग जानते हैं, लेकिन मैंने 1-2 दिन बाद अपनी मम्मी से ये पूछा कि पापा ने ऐसे ऐसे बोला था, क्या है? तो मम्मी ने उसको डिस्क्राइब किया कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी को आप डेवलप करो, लोगों से मिलो, लोगों से जानो, कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ चीजों को इन्वॉल्व करके कुछ नए नए काम करने के लिए करो। तो उस समय हम लोगों की उम्र छोटी थी, तो मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू किए। उस समय हमारे घर में 2 न्यूज़पेपर आते थे, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, तो उसको पढ़ते थे, रात को मम्मी पापा से डिस्कस करते थे, ये पॉइंट्स पढ़े, तो उससे काफी सारा हमारा एक सोशल डेवलपमेंट थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ। और आज मैं आपको बताऊं,
कि हमारे दिव्यांगों के साथ, मैं तो कहता हूं कि देर है लेकिन ना नहीं है। और मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करी हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रहने के साथ साथ। मैंने करीब करीब 22 कंट्रीज पे विजिट किया है, और जब से मैं एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फोकस होकर काम कर रहा हूं, तो जिस भी कंट्री में जाता हूं वहां सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी को स्टडी करता हूं, और वो उसमें से ये देखता हूं कि अपने भारतवर्ष में क्या क्या की चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, क्योंकि एक दूसरे से सीख के ही आदमी काम करता है। और कहीं कहीं हम पायलट प्रोजेक्ट भी बनाते हैं कि हमारे यहाँ की चीजें वहां पे भी होनी चाहिए, वहां की कोई चीजें हैं तो यहां भी होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करी हैं। एक आपको और एग्जांपल देता हूं कि मैं 1999 से मैं कार चला रहा हूं। मैंने सबसे पहली बार जब कार ली तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस तो होना चाहिए। तो जिस अथॉरिटी के पास गए उन्होंने कहा आप ड्राइविंग अगर करना चाहते हैं तो गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी रखी है आपने, तो आप ड्राइवर रख के गाड़ी चलाइए। मैंने कहा नहीं, मेरे को अपनी स्वतंत्रता, अपनी फ्रीडम अपने हाथ में चाहिए। और उसका प्रण रहा कि मैं 1-1.5 साल मेरे को लगा संघर्ष करने में, अपने को प्रूव करने में, लेकिन आज मेरे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। आई एम ड्राइविंग माई ओन कार। मेरे पास अभी 4थी कार है, और अभी पूरे भारत ने अमृत महोत्सव मनाया जी। इस अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने भी एक योजना बनाई कि हमारे दिव्यांग लोग भी घर से निकलें और समाज के सामने एक कहीं ना कहीं अमृत महोत्सव का पार्ट बने। तो हमने कानपुर से लेह लद्दाख तक के लिए एक ट्रेवल अभियान किया, उसका नाम दिया चलो जीते हम। मैं उसकी फोटोग्राफ्स आपको दूंगा, आप उसको अगर कहीं ना कहीं उसको एग्जिबिट करिएगा। तो उसमें मैंने 5 एडेप्टेड व्हीकल, हम लोगों की जो हैंडीकैप कारें होती हैं उसको टेक्निकली गवर्नमेंट या जो परिवहन मंत्रालय है उसके लैंग्वेज में उसको एडेप्टेड व्हीकल कहते हैं। जैसे नॉर्मल कार होती है, आपके एक्सीलेटर, गियर और जो क्लच होते हैं पैर में होते हैं, लेकिन हमारे लिए एक लीवर के थ्रू हाथ में बनाए जाते हैं। तो वो कार मैं 1999 से चला रहा हूं, 25 साल हो गए मेरे को, और मैं करीब करीब अभी तक 3.5 लाख किलोमीटर का मेरे पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। अलग अलग जगह जाता हूं, और चलो जीते अभियान में मैं 5 गाड़ियां लेकर के लेह लद्दाख तक गया। 15 दिन में हम लोगों ने 4,500 किलोमीटर का रास्ता पूरा कवर किया। 9 दिव्यांग हमारे साथ थे, 4 हम लोगों ने नॉर्मल लोगों को अपने साथ लिया था कि अगर किसी तरह की किसी की गाड़ी में कोई दिक्कत आए तो सपोर्ट सिस्टम साथ में रहे। तो जैसे मैं अपने बेटे को लेके गया था, तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। जितने भी रास्ते में एनजीओस पड़े उनसे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया था, उनके बीच में हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को डिस्कस करके हम लोग गए थे। सबसे पहला, दिव्यांग घर से निकले और कुछ ना कुछ काम करे। सेकंड, हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी को पॉइंट बनाया, जिस पॉइंट के लिए अभी मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। थर्ड, खेल कूद। कोई भी दिव्यांग जो भी कहीं पे भी है, मेल है, फीमेल है, वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स से अपने को जरूर जोड़े, क्योंकि जो खेल कूद होता है, स्पोर्ट्स होता है, वो जितनी ज्यादा हार्मोनी डेवलप करता है एक दूसरे के बीच में, शायद कोई दूसरी इंडस्ट्री इतना अच्छा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट नहीं दे सकती। तो मैं सभी दिव्यांगों से कहता हूं, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पोर्ट्स से अपने को जोड़िए। चूंकि अब थोड़ा सा वक्त कम है, तो मैं चाहूंगी पीयूष शुक्ला जी एक क्लोजिंग कमेंट के तौर पर आपका एक कहीं ना कहीं आपका मैसेज भी जो लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए भी, समाज के लिए भी, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, दिव्यांगजन खुद भी अगर मोटिवेटेड हैं तो समाज का सहयोग तो चाहिए ही। मेरा ये कहना है कि नर हो ना निराश करो मन को, जग में आगे बढ़कर कुछ काम करो। बहुत बढ़िया। अजय सिंह सांगवान जी, आपका कोई मैसेज? मैडम, बस मैं तो ये कहूँगा कि आप आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए, लोग बाग मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। जो आपके साथ चलेंगे वो ठीक है, जो नहीं साथ चलेंगे तो नए लोग आ जाएंगे, और कोई भी नहीं आएंगे तो अकेले चलते रहिए। कारवां तो पीछे आएगा। चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। और कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो अगर आप में कहीं से कोई, अगर आपको लगता भी है कमी है, तो उसे कभी ना मानिए। जैसे डिसेबल में से डिस हटा दीजिए, आप एबल्ड हैं। और प्रधानमंत्री ने, इस देश की सरकार ने इतना अच्छा नाम दिया है, दिव्यांग जन यानी कि दिव्य अंगों से आपको नवाजा गया है। तो अपनी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ना, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें सरकार का सहयोग और समाज की स्वीकार्यता
वो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का संसद टीवी में इस खास बातचीत के लिए। और इस बातचीत के बाद जो संदेश निकला है, मुझे लगता है एक्सेसिबिलिटी पे जो काम हो रहा है उसे और गति मिलेगी। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो संसद टीवी के इस एक्सक्लूसिव टॉक में इतना ही, लेकिन संसद टीवी के इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के जो तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर भी देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।